नमस्कार, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। उत्तर प्रदेश में आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। वहीं सत्र के पहले दिन लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और सपा के विधायक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर धरने पर बैठ गए। शीतकालीन सत्र 3 दिन तक चलेगा। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में माना जा रहा है कि ये 17वीं विधानसभा का आखिरी सत्र हो सकता है। भाजपा का जोर जहां यूपी की सत्ता में बने रहने का है, वहीं सपा, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियां भी अपने अपने स्तर पर भाजपा को घेरने में जुटी हुई हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था, महंगाई, कोरोना और लखीमपुर जैसे मुद्दों पर सदन में योगी सरकार पर हमलावर दिख रहा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजीव कपासिया भी हमारे साथ रहेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव कपासिया जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से, जिस तरह से अब विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, 3 दिन का विधानसभा सत्र है। पहले दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। देखा गया कि लखीमपुर खीरी मामले को लेकर एसआईटी की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की और कहीं ना कहीं वो सफल भी रही है। किस तरह से देखते हैं आप पूरे घटनाक्रम को? धन्यवाद श्वेता। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम है और ऐसे में सियासी दल उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने का प्रयास कर रही है। चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य या तमाम जनहित के मुद्दे, और खास तौर से अब की बार लखीमपुर का मामला आज पूरी तरीके से विपक्ष के एजेंडे में था। आज लखीमपुर में एक और घटना हुई है श्वेता। कुछ पत्रकार अजय मिश्रा टैनी से सवाल पूछने जाते हैं तो अजय मिश्रा टैनी की ओर से उनको गालियां दी जाती हैं, धक्का मुक्की की जाती है, और सूचना तो ये भी है कि अजय मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से अपनी जो छवि है उसको साफ कर लेना चाहती है। अब विधानसभा सत्र के दौरान किस तरीके का माहौल देखने को मिला, इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार का ये अंतिम सत्र भी है। अभिषेक से शुरुआत करते हैं। अभिषेक जी, क्या आपको लगता है कि जिन मामलों को उत्तर प्रदेश में प्रियंका उठा रही हैं, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य या फिर महिलाओं पर ज्यादा जो फोकस किया है प्रियंका जी ने, कितनी सफल देखते हैं कांग्रेस को 2022 के विधानसभा चुनावों में? आज जो एसआईटी की जिस तरीके से रिपोर्ट आई और जिसमें बताया गया साफ तौर पर ये सोची समझी साजिश के तहत जो 5 किसानों को रौंदा गया और उनकी हत्या करी गई। देखिए, ये बात कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को शुरू से उठा रही थी। जो हम कह भी रहे थे, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी ने ये घटना होने के पहले वहां पे धमकी भी दी थी पब्लिक में, और ये कोई नई बात नहीं है। उसके ऊपर पहले भी तमाम आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं और जानते हैं लोगों किस प्रकार की राजनीति करते हैं, और आज पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया, तो कोई नई बात नहीं है। निरंतर उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे पे दीपापोती करने की कोशिश कर रही थी। आप मीडिया बंधुओं की वजह से जब ये मुद्दा हाईलाइट हुआ और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जब अनशन किया, तो उसके बाद सरकार को अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना था। तो बाद में जब एसआईटी की जांच बैठती है तो आज ये साबित होता है कि किस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत सरकार ने अजय मिश्रा टेनी को बचाने की कोशिश करी। साथ में देखिए, मुद्दा ये भी है कि जहां तक महिलाओं की बात भी रही, तो महिला उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, चाहे वो लखीमपुर का मामला हो, चाहे शाहजहांपुर का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला रहा हो, हम निरंतर लड़ाई लड़ते रहे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। जिस तरीके से पेट्रोल डालकर एक बेटी की लाश को जला दिया जाता है और सरकार लिपापोती करती, किसी की छुपा नहीं। युवा बेरोजगार उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। लेकिन अभिषेक जी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में खासी एक्टिव है। राहुल गांधी भी लगातार अब उत्तर प्रदेश में उनका आना जाना शुरू हो गया। अमेठी भी जाएंगे जहां से वो सांसद रहे हैं 15 सालों तक। लेकिन कांग्रेस को वो हाइप नहीं मिल पा रही जिसकी कांग्रेस को दरकार है। खास तौर से आप देखिए कि आपने ऐलान किया है कि 40% टिकट महिलाओं को देंगे। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो दूसरे दलों से टूटकर आपकी कांग्रेस में आना चाहती हैं ताकि उनको फायदा मिल सके इस योजना का। इसके अलावा
कितनी महिलाएं उत्तर प्रदेश में इस तरीके की हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो स्पेशल कोई क्षेत्र रहा हो, कोई डाटा इस तरीके का है आपके पास? देखिए, हमारी पार्टी में लगातार रिसर्च विभाग जो है हमारी पार्टी का, लगातार इन सब चीजों पे शोध किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए, हमारे पास हर विधानसभा सीटों पे बहुत सारी एप्लीकेशन आ रही हैं, और जहां पे प्रियंका जी ने वादा किया है 40% जो टिकट है वो महिलाओं को दिया जाएगा, तो वादा वो पूरा रहेगा। महिलाओं को टिकट दिया जाएगा और महिलाओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। और देखिए, और हमने जो घोषणा पत्र जारी किया आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, ये वाला हमने इसमें साफ साफ अपनी जो फ्यूचर प्लान है, जो हमारी नीति हमने प्रस्तुत करी। केवल ये कहने के लिए नहीं किया गया है, ये सारी चीजें लागू करी जाएंगी। और जहां तक आपने एक सवाल उठाया कि इम्पैक्ट नजर नहीं आता, देखिए इम्पैक्ट जमीन पर नजर आ रहा है। तभी हमारे नेताओं को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को 1.5 महीने के लिए जेल में बंद किया जाता है। तभी जब भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, आदरणीय मुख्यमंत्री जी या तमाम नेता पहुंचते हैं, तो उससे पहले हमारे पार्टी के जिला अध्यक्षों को नजरबंद कर दिया जाता है। इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। आप मीडिया चौथा स्तंभ होता है, आप दिखाते हैं, आप आवाज जनता की वो उठाते हैं। हाँ, देश का एक जो बहुत बड़ा तबका है मीडिया का, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है, वो नहीं दिखाता है, वो बात ठीक है। मगर देखिए, जनता तक हमारी आवाज तो पहुंच रही है। इस तरीके से कोरोना महामारी का चाहे वक्त हो, चाहे महिलाओं को इंसाफ की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो। ठीक है, हमारे साथ मनोज जुड़ गए। अभिषेक जी आपके पास लौटेंगे, मनोज जुड़ गए हमारे साथ। मनोज, ये आखिरी सत्र है योगी सरकार का, और क्या आपको लगता है कि जब सत्र चलते हैं विधानसभा के, तो उसमें जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च होता है? आप एक उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्षी दल के तौर पर काम कर रहे हैं, तो तमाम जो ये मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम मुद्दों को हाउस के पटल पर भी उठाया जा सकता है, ताकि एक सकारात्मक बहस हो। और केंद्र सरकार की बात करें, ये देश के जो स्पीकर हैं, उन्होंने कोशिश की थी, प्रयास किया था कि सत्रों को सुचारू रूप से चलाया जाए। इस तरीके की कोशिश क्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष है मौजूदा डबल इंजन की सरकार के सामने, और उस मजबूती और उस सरकार के प्रति जो आक्रोश है जनता का, उसकी लड़ाई लड़ने वाला दल समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की ताकत से ये घबराए हुए लोग हैं। आज जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जनाधार पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है, वो प्रधानमंत्री जी के भी रैलियों से आपको स्पष्ट हो गया। योगी जी तो खैर पता नहीं उनको मैं किस खाने का गिनूं, मैं गिनती नहीं आ रहा है कि वो तो फेस भी हो गए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के, और चेहरा भी हो गए अब चुनाव में 2022 का। लेकिन उसके बावजूद भी उनमें कोई बात नहीं है, तो जनता उनको रिपीट करने की कोशिश करे। समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ रख रही है। हाँ, जो आप सवाल उठा रहे हैं कि क्या सदन में सरकार इस तरह का पक्ष मजबूती से रखे, निश्चित तौर पे सदन की आप कार्रवाइयों को देखो ना, कितने घंटे कार्रवाई चलाई है इस सरकार। आप तो उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता कर रहे हैं, कितने घंटे विपक्ष को दिए हैं। लेकिन मनोज जी, यहाँ पे सवाल उठता है ना, बार बार लखीमपुर खीरी का मामला जो है वो यूपी की सियासत से जुड़ा हुआ मामला है। ये लखीमपुर खीरी की हम बात करें, कितनी बार ये जो है विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, ऐसा क्या हो गया? क्या सरकार की आपको मजबूरी लगती है कि अपने एक केंद्रीय मंत्री के ऊपर वो एक एक्शन नहीं ले सकती है? क्योंकि लगातार जो सत्ता पक्ष जो है लगातार घिरता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष कितनी बार सवाल खड़ा कर चुका, कहीं ना कहीं एक तरह से देखते हैं कि वो यूपी में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर कितनी ज्यादा तैयारियां नजर आती हैं बीजेपी सरकार के अंदर। इतना कुछ करने के बाद जब इतनी कोशिशें हो रही हैं, तो क्यों नहीं एक मंत्री के ऊपर एक्शन लिया जाता? देखिए, ये तैयारी तो इनकी बिल्कुल स्पष्ट है, और तैयारी ये वोट खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं जी। आज का पेपर उठा के देखिए ना, 5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट लाभ देने जा रहे हैं। डायरेक्ट मतलब उनके अकाउंट में पैसा। तो नोट के दम पे वोट लेने वाला जो काम कर रही है बीजेपी, वो जनता खारिज कर रही है। आप पैसा दो, जनता मना तो कर नहीं सकती क्योंकि आप उसको लाभ दे रहे हैं, लेकिन जनता ने ये मन बना लिया। बात रही अजय मिश्रा टेनी की जी। तो माफिया की बात कौन करता है? योगी आदित्यनाथ अपने, शायद ही कोई ऐसा भाषण हो संजीव जी और श्वेता जी, मैं आपसे तो इतना बड़ा माफिया तो सर इस्तीफा क्यों नहीं ले लिया गया अभी तक? चारों तरफ से सरकार घिरी हुई है, क्यों नहीं लेते हैं इस्तीफा? उत्तर प्रदेश में बेशर्मों की सरकार है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके मंत्री पे क्या आरोप। क्या इस्तीफा उस मंत्री का हुआ जिन्होंने गरीब कोटे में अपने भाई की नौकरी लगवा दी? अरे उसने इस्तीफा दे दिया, वही इस्तीफा हो गया। उस मंत्री पे ना कोई कार्रवाई, ना उससे कोई पूछताछ।
इस तरह के एक मामला उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब की बार बेशर्मों की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और इन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ शासन चलाया, ये बात सबको मालूम है। लेकिन फिर भी किसानों के साथ विपक्ष की आवाज एकजुट है। लेकिन मनोज जी जब आप सत्ता में थे तब आप पर भी इस तरीके के आरोप लगते रहे, चाहे गायत्री प्रजापति का मामला हो, राजा भैया का मामला हो या फिर अन्य मंत्रियों का, उन पर भी इस तरीके के आरोप लगे। तो आपकी सरकार ने भी उतनी कुशलता से काम नहीं किया जिस तरीके की मांग आज आप कर रहे हैं। आपने सिर्फ एक गायत्री प्रजापति का नाम लिया, उनपे क्या चार्जेस थे वो सब पता है। क्या टोल पे कोई मंत्री अगर झगड़ा करता था तो उसका इस्तीफा समाजवादी पार्टी ने लिया नहीं लिया? अगर किसी बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी को कोई अभद्र टिप्पणी की तो उनका इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ? उनकी बर्खास्तगी कैबिनेट से हुई कि नहीं हुई? आप कितने उदाहरण सुनना चाहेंगे समाजवादियों से? हमारी तुलना बीजेपी से मत करिएगा, माफ करिएगा, आप कांग्रेस से कर दीजिएगा, बसपा से कर दीजिएगा, लेकिन इन बेशर्मों की सरकार से हमारी तुलना मत करिएगा। हम पवित्र हैं गंगा की तरह और ये अपवित्र है नाले, गटर के नाले की तरह, चूंकि उसे नाले की गैस से चाय बनाने वाले ये लोग हैं। इनसे हमारी तुलना कभी मत करिएगा। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। आप बताओ, क्या लखीमपुर में कोई गाय भैंस मरी थी क्या? भेड़ बकरी मरी थी क्या? किसान मरा था। लेकिन आज तक उनको तो खालिस्तानी कह दिया, उनको क्या क्या आरोप नहीं लगा दिया, उन पे कार्रवाई नहीं की, उल्टे उन पे आरोप लगा दिए, उनको देशद्रोही बना दिया। इसलिए समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि अजय मिश्रा टेनी और गुंडा राज जो लखीमपुर का महागुंडा है उसका मनोज जी हम इसी पे बात कर रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को 4,000 रुपए प्रति वर्ष देने जा रही है। 6,000 रुपए केंद्र सरकार, 4,000 रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश के किसानों को अब 10,000 रुपए प्रति वर्ष मिलने जा रहे हैं। तो जो महंगाई का मुद्दा था, किसानों का मुद्दा था, कहीं पीछे नहीं छूट जाएगा? आपकी लड़ाई कमजोर नहीं हो जाएगी? आपका एजेंडा कमजोर नहीं पड़ेगा? 1,000 रुपए सालाना देने जा रहे हैं और 1,20,000 रुपए सालाना एक आम किसान से ले रहे हैं लगातार 5 साल से। आप देखो ना, उनके बिजली के दाम 2 गुने 3 गुने कर दिए, उनके सिंचाई के दाम कितनी महंगी बिजली कर दी, दुनिया के हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली हो गई। आप ये बात क्यों भूलते हो? गैस, पेट्रोल, डीजल किसानों की जरूरत है, वो सब महंगा हो गया। शिक्षा महंगी हो गई, दवा महंगी हो गई, और तो और उत्तर प्रदेश में खाने के लिए जिस तरीके से खाद्य सामग्री आम किसान खरीद रहा है उसको कितनी महंगाई है, फीस कितनी महंगी है, कौन सी चीज सस्ती है? अगर 10,000 जी मनोज यादव जी आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच कौशल कांत मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। कौशल कांत जी, लगातार ऐसे लग रहा है कि आप चौतरफा घिरे हुए हैं लखीमपुर खीरी मामले को लेकर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का हर कोई कह रहा है कि उस पर एक्शन लिया जाए, सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, तमाम तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? मैंने अभी ज्वाइन किया तो मुझे नहीं मालूम पीछे क्या क्या बात थी, पर मैं जितना आपको ये तो याद होगा ना कि विधानसभा सत्र में आज क्या हुआ, वो तो आप जानते ही होंगे जी। जो अभी मैं सुन पाया और जो विधानसभा सत्र की बात कर रही हैं जी, विधानसभा सत्र चलने देना चाहिए, ठीक है। जनप्रतिनिधि है, अगर विधानसभा सत्र लोकसभा सत्र नहीं चलेगा तो नहीं, कानून व्यवस्था पर तो विपक्ष उठाएगा ना सवाल, कानून व्यवस्था पर तो उठाएंगे सवाल, विपक्ष भी उठाएगा, आम जनता से भी कहीं ना कहीं एक तरह का प्रेशर है कि इस मामले पे आखिरकार क्यों नहीं एक्शन लिया जाता, जब एसआईटी ने भी आज बोल दिया। तो ये तो अभी आज हुई है ना, तो इस पर विचार किया जाएगा, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, अगर जरूरत होगी की जाएगी। लेकिन आपकी आवाज शर्मा जी की आवाज शायद क्लियर नहीं आ रही है। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, शुचिता, पारदर्शिता, ईमानदारी की बात करती है, क्या आपको लगता है कि अजय मिश्रा के मामले में अब भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके की कार्रवाई करने जा रही है? क्योंकि आज ही तलब किया गया है अजय मिश्रा जी को। देखिए, आपने जो बात कही पार्टी विद डिफरेंस वाली बात, वो बिल्कुल सत्य है, उसमें दो राय नहीं। लेकिन वो 2014 वाली पार्टी दूसरी थी और 2014 के बाद वाली बीजेपी दूसरी है। जो शुचिता की बात है वो असूचित हो गए, जो ईमानदारी की बात है वो भ्रष्टाचार में कन्वर्ट हो गया, जो एक लोगों के बीच व्यवहार होना चाहिए वो किस तरह अहंकार में बदल गया, वो सारी चीजें स्पष्ट हो गई। और जिस तरह सरकार ने
लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में, विधान परिषद में जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक इतिहास में कभी किया गया होगा। ठोक दो, मार दो, तुम्हारी औकात बता देंगे, मुख्यमंत्री बैठ जाओ, ये कर देंगे, नहीं बाहर करा देंगे। जो इस तरह की भाषा का विपक्ष के लिए चयन किया गया, वो बहुत ही निश्चित रूप से मेरे ख्याल से सबसे घटिया स्तर का था। आज तक मैंने नहीं सुना इस तरह किया हो। हुए जरूर कलंकित तमाम सारे कारनामे हुए, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मैं बीजेपी के नेताओं को नहीं कहता, मैं विधायकों को नहीं कह रहा हूं, न कैबिनेट मंत्रियों को कह रहा हूं। ये तो सिर्फ और सिर्फ सारे आरोप एक मुख्यमंत्री पे जाते हैं। उनकी हैसियत क्या है? जो अभिषेक जी से एक सवाल ले लेते हैं। अभिषेक जी, उत्तर प्रदेश में खासतौर से काशी कॉरिडोर के बाद की बात करें तो आज अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के 11 प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। तो उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से इतना ग्रांड शो आयोजित होता है, अयोध्या जो भगवान श्री राम की नगरी है, जिसके मानने वाले करोड़ों लोग हिंदुस्तान में मौजूद हैं, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी उस भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ सकेगी जिसके पास इतने बड़े नेताओं की फौज है, भगवान राम का सहारा है, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद है? क्या समझते हैं आप, इनसे लड़ने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी आपको? भगवान राम से भारतीय जनता पार्टी कोई कॉपीराइट तो है नहीं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी बताने वाली नहीं होती है कि काशी विश्वनाथ कौन जाएगा और भगवान राम के मंदिर कौन जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहाँ पे वो भव्य शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इससे प्रदेश की जनता का क्या फायदा होगा ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 11 मुख्यमंत्री आ गए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, प्रदेश की जनता को जिन्होंने घोषणा पत्र इनका था, क्या उसकी सारी चीजें डिलीवर करी? क्या गरीबों की गरीबी दूर हो गई? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या युवाओं को रोजगार मिल गया? क्या बहन बेटियों का उत्तर प्रदेश में बलात्कार बंद हो गया? क्या किसानों को जो मुआवजा मिलना था वो पूरा मिल गया? ये जो सवाल है, इनका जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि देखिए चुनाव जो होने जा रहा है ना, वो इन मुद्दों पे होने जा रहा है, क्योंकि प्रदेश की जनता जो है त्रास है भारतीय जनता पार्टी से। मेगा शो ऑर्गेनाइज करना तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी खासियत है। प्रधानमंत्री जी बड़ा शोमैन बन के बड़े शो ऑर्गेनाइज करते हैं और सारी चीजें करते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है बीजेपी को, तो केवल दिखावा। और इनके पास इतने बड़े नेता है, तो बाहर के नेता के ऊपर दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को क्यों बुलाना पड़ता है उत्तर प्रदेश में? भाई प्रदेश में आपके पास नेता नहीं है क्या? आपके एमएलए नहीं है, आपको दूसरी पार्टियों से नेता तोड़ के ले जाने पड़ रहे हैं, तो आपके पास तो नेता है नहीं। फैक्ट ये, इसका जवाब भी बीजेपी को देना चाहिए। अभिषेक जी एक और सवाल। अभिषेक जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर कौन सा दल दे रहा है? देखिए, पिछले 3 वर्षों से आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हाथरस का, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, शाहजहांपुर का उदाहरण दिया, लखीमपुर खीरी का उदाहरण दिया, सोनभद्र का उदाहरण दिया, हर जगह जहां भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे लोगों का दमन किया, जहां पे हत्याएं करी गई, वहां पे कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ के आई। आदरणीय प्रियंका गांधी जी को नजरबंद कर दिया गया कितनी बार, कितने दिनों तक वो अनशनों पे बैठी रही। कोरोना की महामारी के वक्त हमने अपने कैंपेन चलाया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को 2 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया। तो लड़ाई तो हम लड़ी रहे हैं प्रदेश की जनता की, प्रदेश की जनता ने देखा भी है। हम जब सत्ता में नहीं है तब हम लोगों को मुआवजा दे रहे, तब हम उनकी जहां तक मदद बन पाती है मदद कर रहे हैं। तो प्रदेश की जनता ने ये भी देखा, जो अहंकारी लोग सत्ता में बैठे उन्होंने तो साफ नकार दिया कि उनके द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा वो कृत्य नहीं किए गए। तो कांग्रेस पार्टी की लड़ाई तो है, और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से क्या पूरे देश से साफ करने जा रही है। जैसे कांग्रेस मुक्त भारत, वो इनकी कल्पना हो सकती है, मगर वो कभी सत्य नहीं हो सकता है। कांग्रेस से भारत कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनोज जी से भी ये सवाल मनोज जी, क्या आपको लगता है कि ये जो जमावड़ा है मुख्यमंत्रियों का, ये जो प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं, इससे पहले राजधानी लखनऊ में एक रात का स्टे करते हैं, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान की कमान अब शीर्ष नेतृत्व के हाथ में चली गई है? देखिए, ये सारा स्टंट जो किया बीजेपी ने, इससे ये स्पष्ट हो गया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं टिकते, और अगर टिकते होते तो फोकस होते और वो चुनाव आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ लड़ रहे होते। लेकिन न समाजवादी पार्टी और न हमारे चेहरे के सामने योगी आदित्यनाथ टिक पा रहे हैं। अब वो नरेंद्र मोदी को लेके आए, लेकिन जनता ने जो जवाबदेही दी थी वो योगी आदित्यनाथ को दी थी। तो हिसाब किताब तो योगी आदित्यनाथ से होगा, उसमें मोदी जी का हिसाब किताब 2024 में होगा। लेकिन एक चीज संजीव जी, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है बीजेपी को। इतनी हताशा, इतना डर कि सारे मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को, पूरी कैबिनेट को सब बुला के बैठा रखे हैं, बनारस से लेके उत्तर प्रदेश में। मोदी जी के जिस तरह से दौरे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये बौखलाहट दिखा रही है कि बीजेपी की नींद सुकून सब छिन चुका है।
वो तो मुझे मोहब्बत के गाने याद आ रहे हैं कि किसी की मोहब्बत में लोगों को नींद सुकून चला जाता है, रात रात रोना आता है। मनोज जी आपके पास लौटेंगे। एक सवाल कौशल कांत जी से। कौशल कांत जी, अब भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे पूर्ववर्ती चुनाव ले लीजिए, बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्य का चुनाव हो, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी लगती है। सभी लोग एक साथ होते हैं। जो अंदरूनी थोड़ी बहुत नाराजगी है उसको दूर किया जाता है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव अभियान की कमान शीर्ष नेतृत्व के हाथ में गई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के सरकार का जो कामकाज है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो विकास है, वो कहीं पीछे छूट गया है? मुझे नहीं लगता कि विकास की बात कहीं पीछे छूट गई है। आप देखिए हर तरफ जहाँ पे भी हम जाते हैं, बल्कि हमारे पर तो ये आरोप लगाए जाते हैं कि आपके यहाँ अभी मैं बैठा हुआ था, उस पर ये बोला गया कि आप जो आंकड़े गिना रहे हैं वही आंकड़े अध्यक्ष जी वो जेपी नड्डा जी ने गिनाए हैं। तो हमारे आंकड़े फिक्स हैं, हमारे जो विकास की चीजें हैं, विकास की जो लिस्ट है वो सब फिक्स है। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, आप जाकर के काशी के लोगों से पूछे वहाँ क्या विकास हुआ है, आप अयोध्या में जाकर देखिए वहाँ क्या विकास हुआ है। इसके अलावा जिस तरीके से जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, अगर सपा की बस सरकार और बसपा की सरकार, दोनों की सरकारों को अगर 10 साल में ला लिया जाए, उससे ज्यादा लंबा हमने बनाया हुआ है रोड का स्ट्रक्चर, उससे ज्यादा काम कौशल जी, इस तरह के भी आरोप लगते हैं ना कि आध्यात्मिक जो है, अध्यात्म को बढ़ावा दिया गया है, मंदिर मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन जो लोगों की जरूरी समस्याएं हैं उन पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। जो जरूरी सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। या यूं कहें कि विकास और धर्म के कॉकटेल पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आया हूँ, मेरी बात सुने जरा। मुझे ये बताइए, जेवर एयरपोर्ट जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और दुनिया का चौथे नंबर का एयरपोर्ट है, इसमें कहाँ मंदिर मस्जिद है? तो आप लोगों को अपनी दिमाग के चक्षु को खोद करके देखना पड़ेगा कि विकास किसे कहते हैं। अगर हम विकास को भारतीयता के साथ जोड़ते हैं, विकास को हम आध्यात्म के साथ जोड़ते हैं, विकास को हम सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या होनी चाहिए। अगर विकास सांस्कृतिक विकास के साथ होता है, भारतवर्ष को दोबारा स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है, तो मुझे नहीं लगता किसी कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, अगर सपा को ले लें और कांग्रेस को ले लें, किसी को भी ले लें, इन्होंने ये बताइए, अभी मैंने सुना था कि वो कह रहे थे कि क्या बीजेपी ये कॉपीराइट है? तो मैं कहना चाहूंगा हाँ, राजनीतिक कॉपीराइट राम मंदिर के ऊपर, काशी के ऊपर और मथुरा के ऊपर और जितनी भी सांस्कृतिक चीजें हैं भारतीयता की, हिंदुस्तान की, उन सब के ऊपर कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी का है। मैं राजनीतिक कॉपीराइट की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन वहां मंदिर जाएगा कौन नहीं जाएगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर राजनीतिक कॉपीराइट केवल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि यही जवाब ले लेते हैं आपकी बात का। मनोज जी आपके पास कौन सा चश्मा है आखिर समाजवादी पार्टी के पास, जिनको उत्तर प्रदेश में विकास दिखाई नहीं देता? नहीं, बिल्कुल विकास दिखता है, और वही विकास दिखता है जो हमारी सरकार ने छोड़ा था, उसी को इस सरकार ने प्रेशर में, चूंकि वो आधी चल गई थी इसलिए वो कंप्लीट हो गया। सरकार बताएगी क्या? हम ये चाहते हैं सरकार ये बताए कि जनता से डबल इंजन की सरकार की बात की थी और बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन का नाम दिया गया था, तो दोनों का मतलब हो गया ताकत, स्पीड। उसका कहाँ परिणाम दिखा? हमने अगर 22-23 उसका परिणाम यहाँ दिखा कि जब आपकी सरकार खत्म हुई थी 2017 में, जब आपकी सरकार खत्म हुई थी 2017 में, उस समय बेरोजगारी दर थी 17% से ज्यादा। आज बेरोजगारी दर घट करके आ गई है 5% के नीचे। जब 2010 में मुद्रास्फीति थी 10%, आज प्रदेश की मुद्रास्फीति आ गई है 5% से नीचे। तो ये आप जो जिस तरीके से, जिस चश्मे से आप देख करके दिखाना चाहते हैं, जैसे आप बोलना चाहते हैं, आप तो हम कुछ भी काम करते हैं, आप सपने देखते रहिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देखते रहिए, हम उसको जनता के लिए जमीन पे उतारते जाएंगे। आप मनोज जी अभिषेक जी का एक कमेंट और उसके बाद आप अभिषेक जी का कोई कमेंट। देखिए, इनको लज्जा भी नहीं आती है, साफ साफ झूठ बोलते हैं। शर्म नहीं आई जब जेवर एयरपोर्ट का वहां पे इनॉग्रेशन करने का और फोटो छाप दी इनके नेताओं ने, सोशल मीडिया पे डाल दी, बीजिंग के एयरपोर्ट फोटो की बेइज्जती करवा दी इन्होंने। वहां से बताइए, स्पोक्स पर्सन चाइना की मिनिस्ट्री का ट्वीट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, इनको शर्म नहीं आती है। लखनऊ में अखबारों में फोटो छपवा दी, कलकत्ता की और लंदन
सोच समझ के बात करनी चाहिए। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो खुद बताते हैं कि 95 उस एडवर्टीजमेंट में कहीं ये लिखा था कि जेएफ एयरपोर्ट है। आप लोग जो है आपको जो भी प्रवक्ता है ये बिना मतलब की बातों का बतंगड़ बना रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जो जेवर एयरपोर्ट बना है क्या वो दुनिया का चौथे नंबर का एयरपोर्ट नहीं है? क्या वो एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट नहीं है? क्या वो पूरे हिंदुस्तान का नंबर 1 एयरपोर्ट तो नहीं है? संजीव कपासी जी, मुझे लगता है कि टाइम टू रैप अप। अभी आप बिना मतलब अभिषेक जी ठीक है। मनोज जी का क्या मनोज जी होती है, अगर कोई पब्लिसिटी होती है तो उसका आदमी थोड़ी ना जाता है। आप अमिताभ मनोज जी, बच्चन आपका क्विक कमेंट इस पे। मनोज जी, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। कौशल कांत जी, आपको रोकना चाहेंगे? समय जी, समय कम है हमारे पास। कौशल कांत जी, आपको रोकना चाहेंगे। आप मनोज यादव जी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल क्विक कमेंट चाहिए इस पर हमें, कुछ सेकंड्स में बस। आप कह रहे हैं कि उस पे जेवर एयरपोर्ट नहीं लिखा था, तो मैं ये पूछ रहा हूँ इस सरकार से कि आपके बनाया जब आप मॉडल बना सकते, नहीं बना सकते, तो फिर आप बनाएंगे? ठीक है, तो बात प्रबंध है इस डिबेट में। ठीक है मनोज यादव जी, ठीक है। डॉक्टर कौशल कांत जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर संजीव कपासिया जी, अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर पूरी जो गहमा गहमी है वो देखने को मिल रही है। सियासी माहौल एकदम से बन चुका है। विधानसभा सत्र आज पहला दिन था जो कि हंगामे की भेंट चढ़ा, काफी ज्यादा हंगामा विपक्ष ने किया। अब अगले जो आने वाले 2 दिन है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है यूपी विधानसभा चुनाव के लिए, वैसे वैसे